नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान जंग अब बेहद खतरनाक हो गई है। अमेरिका का एक फैसला पूरे पश्चिम एशिया पर भारी पड़ने वाला है। जंग में अमेरिका ने रेड लाइन पार कर दी। ईरान के स्टील प्लांट, ब्रिज, अस्पताल, मेडिकल लैब पर अमेरिका ने हमला बोला है और अब ईरान ने भी रेड लाइन पार करने की बात कह दी है। अमेरिका ने तेहरान को कराद से जोड़ने वाले पुल को उड़ा दिया है, जिससे ईरान भड़क गया और उसने पश्चिम एशिया के 8 प्रमुख पुलों की लिस्ट जारी कर दी है जहां ईरान का हमला होने वाला है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। दुबई में ओरेकल डेटा सेंटर पर भी हमले की खबर सामने आ रही है। इससे पहले बहरीन में अमेज़न को भी निशाना बनाया जा चुका है। ईरान ने अपनी क्रूज मिसाइल से अमेरिकी जंगी पोत एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया है, जिससे इसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही एक F-35 विमान को भी ईरान ने मार गिराया है। इसे जंग में ईरान को मिली बड़ी जीत बताया जा रहा है। ईरान के हमलों की गूंज अब अमेरिका तक पहुंच चुकी है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हॉर्मुज पर अमेरिका के खिलाफ आए नेटो देश, यूएन में चीन और रूस के साथ फ्रांस ने भी लगा दिया वीटो। खाड़ी देशों ने भी खोल दिया मोर्चा। ईरान जंग के चलते अमेरिकी सेना और सरकार आई आमने सामने। आर्मी चीफ सहित कई सैन्य अधिकारियों को हटाया गया। चीन की जीडीपी ग्रोथ पर उठे सवाल। अपने विकास की झूठी कहानी दुनिया को सुना रहा चीन। रिपोर्ट में दावा, हकीकत में आधी भी नहीं है चीन की जीडीपी ग्रोथ। और चलते चलते में देखेंगे बारिश के मौसम में मिट्टी से क्यों आती है सौंधी सौंधी खुशबू। वैज्ञानिकों ने खोल दिया इसके पीछे का बड़ा राज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलने का ट्रंप ने बनाया प्लान। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, ईरान के पहाड़ों में दबे 450 किलो यूरेनियम को खोद कर लाने का ट्रंप ने दिया है आदेश। अमेरिका के सैन्य मिशन के फेल होने की बताई गई पूरी संभावना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी का ईरान ने दिया जवाब। दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास का अमेरिका पर तंज। जब अमेरिका गुफाओं में आग की कर रहा था तलाश, हम साइरस सिलेंडर पर मानवाधिकारों को उकेर रहे थे, क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता है। आर्टेमिस 2 मिशन ने पार की पृथ्वी की कक्षा। 54 साल बाद चंद्रमा की तरफ बढ़ा मानव दल। लगभग 10 दिनों का होगा मिशन। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला। कार में फटे बम से 5 नागरिकों की गई जान, एक पुलिसकर्मी समेत 13 घायल। तो ईरान जंग अब बहुत ही खतरनाक रूप से बढ़ती जा रही है। अब उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो मानवता के खिलाफ माने जा रहे हैं। हमलों का फोकस सैन्य ठिकानों के साथ साथ सिविलियन और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ गया है। अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए हैं, जिनमें इस्फहान का एयरपोर्ट, हॉर्मुज़गान के पोर्ट एरिया और दूसरे अहम ठिकाने शामिल हैं। ईरान में ब्रिज, अस्पताल, मेडिकल लैब और स्टील प्लांट को टारगेट किया गया, जिसके बाद ईरान भी भड़क गया है। उसने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने की कसम खा ली है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक्सपोस्ट में कहा कि ईरान में अस्पतालों, दवा कंपनियों और चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के तौर पर पाश्चर इंस्टीट्यूट पर हमला करने से क्या संदेश मिलता है। एक विशेषज्ञ चिकित्सक के तौर पर मैं WHO, रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और दुनिया भर के चिकित्सकों से मांग करता हूं कि वे मानवता के खिलाफ इस अपराध पर अपनी प्रतिक्रिया दें। इसके साथ ही ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के कई मशहूर पुलों की एक लिस्ट जारी की है जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इस सूची में कुवैत का शेख जाबेर ब्रिज, सऊदी और बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे और यूएई के शेख जायद जैसे बड़े पुल शामिल हैं। ईरान की ये धमकी इजराइल और अमेरिका के उस हमले के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने ईरान की राजधानी तेहरान को कराद से, जो एक अहम औद्योगिक क्षेत्र है, उससे जोड़ने वाले ब्रिज को निशाना बनाया है। दरअसल जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक युद्ध में किसी भी सिविलियन टारगेट पर हमले वॉर क्राइम के दायरे में आते हैं। इन पर सख्त रूप से रोक है, लेकिन अमेरिका और इजराइल अब इस जंग में हर नियम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को नई चेतावनी जारी कर दी कि अमेरिकी सेना ने ईरान में जो कुछ बचा है उसे नष्ट करना अभी शुरू भी नहीं किया है। यानी ये हमले अभी और तेज होने वाले हैं। लेकिन ईरान भी हर मोर्चे पर दुश्मनों के खिलाफ डटकर खड़ा है। उसने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 51वीं लहर के हमलों की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया है
कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। हमने यूएई में अमेरिकी फाइटर पायलट्स और कुवैत के एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा हिंद महासागर में तैनात अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी 4 क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। दुबई में अमेरिका की मल्टीनेशनल टेक कंपनी ओरेकल के एक डेटा सेंटर पर हमला किया गया। इस बीच ईरानी सरकारी मीडिया ने कुछ तस्वीरें भी जारी की जिनमें दावा किया गया है कि ये एक दुर्घटनाग्रस्त अमेरिकी लड़ाकू विमान का मलबा है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका का दूसरा F-35 लड़ाकू विमान मार गिराया है। उधर कुवैती समाचार एजेंसी ने बताया कि मीना अल अहमदी रिफाइनरी बंदरगाह पर एक बार फिर हमला हुआ है। ये 2 सप्ताह में तीसरी बार हमला है। वहीं सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने 6 ड्रोन रोककर नष्ट कर दिया है। ईरान के खातम अल अनबिया के मुख्यालय के प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान के तेज और विनाशकारी हमले आगे भी जारी रहेंगे। मौजूदा हालात में यह जंग खत्म होने की बजाय और खतरनाक रूप से तेज होती नजर आ रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान जंग में अलग थलग पड़े इजरायल और अमेरिका की। तो ईरान जंग के चलते दुनिया भर में समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो वो अमेरिका और यूरोप के सैन्य गठबंधन नेटो पर दिखाई दे रहा है। जी हां, नेटो में पड़ी दरार अब खुलकर सामने आ गई है। अब नेटो देश अमेरिका का साथ छोड़ ईरान के समर्थन में नजर आ रहे हैं। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में बड़ा कदम उठाते हुए ईरान का पक्ष लिया है, जिसके बाद अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों के बीच बढ़ती दरार ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की रोक ने पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा कर दिया है। ईरान का कहना है कि इसके लिए अमेरिका और इजरायल पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि हम सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं जिसका हमें अधिकार है। और अब जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में इसे लेकर ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, मांग की गई कि इस जलमार्ग को खुलवाने के लिए सैन्य कार्रवाई की इजाजत दी जाए। रूस और चीन तो पहले से ही ईरान के साथ खड़े हैं। ऐसे में उन्होंने तो इस प्रस्ताव पर वीटो लगाया ही, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रुख फ्रांस का दिखाई दिया। फ्रांस ने भी खुलकर इस प्रस्ताव का विरोध किया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए सैन्य विकल्प अपनाना अवास्तविक होगा। इससे तट पर तैनात ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा और बढ़ जाएगा। इन तीनों देशों के वीटो की वजह से बहरीन और अन्य खाड़ी देशों की तरफ से समर्थित इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हालांकि खबर तो यह आ रही है कि 4 अप्रैल को दोबारा इस प्रस्ताव को पारित कराने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इस पर वोटिंग के बाद यह साफ हो गया है कि अब इस जंग में अमेरिका के लिए नेटो देशों से समर्थन मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची है। आप जानते हैं कि ट्रंप ने इससे पहले भी नेटो सहयोगियों से हॉर्मुज खुलवाने के लिए मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन तब भी कोई भी देश आगे नहीं आया। और अब फ्रांस के इस कदम ने साफ कर दिया है कि नेटो देश किस तरफ खड़े हैं। इस बीच पश्चिम एशिया के भी देशों ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन्होंने इजरायल की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब, तुर्की और इंडोनेशिया समेत 8 प्रमुख इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए इजरायल के खिलाफ अपना रुख साफ किया। उन्होंने प्रमुख रूप से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के लिए मौत की सजा के प्रावधान वाले विधेयक को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है और कहा कि यह कानून एक खतरनाक बढ़ोतरी है, खासकर फलस्तीनी कैदियों के खिलाफ इसके भेदभावपूर्ण इस्तेमाल को देखते हुए। ऐसे कदम तनाव को और बढ़ा सकते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं। दरअसल इजरायल की संसद यानी क्नेसेट ने एक विवादास्पद कानून पास किया है, जिसके तहत वेस्ट बैंक की सैन्य अदालतों में आतंकवादी हमलों के दोषी पाए गए फलस्तीनियों को डिफॉल्ट सजा के रूप में फांसी का प्रावधान है। इस कानून की संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने भी आलोचना की है, जबकि अमेरिका ने इजरायल के अपने कानून बनाने के संप्रभु अधिकार का समर्थन किया है। लेकिन अब जिस तरह इस्लामी देशों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, उससे इजरायल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसका असर ईरान जंग पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका में हुई बगावत की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ईरान के साथ जंग छेड़कर गहरे संकट में फंस गई है। ईरान और अमेरिका जंग ने सिर्फ ईरान को ही चोट नहीं दी, बल्कि असली चोट तो डोनाल्ड ट्रंप को खुद लगी है, क्योंकि उनके देश में उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। अमेरिका ने अपने सेना प्रमुख को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया। जी हां, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज से तुरंत ही इस्तीफा देने और रिटायर होने की मांग की है।
उनके जाने के बाद उप प्रमुख जनरल क्रिस्टोफर ला नेवे कार्यवाहक सेना प्रमुख का पद संभालेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका में खलबली मच गई है। अमेरिका में उठाए गए इस कदम से यह साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग के बीच अमेरिकी सेना के नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं, इसलिए यह फैसला किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ एक भीषण जंग में उलझी हुई है। बता दें कि रैंडी जॉर्ज को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना का प्रमुख बनाया था, और अगर वो जबरन रिटायर नहीं किए जाते तो आमतौर पर वो 2027 तक इस पद पर बने रहते। गौरतलब है कि हेगसेथ ने पद संभालने के बाद से 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर अधिकारियों को हटाया या बदला है, और ठीक इससे पहले अमेरिका में एक और शख्स की छुट्टी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पद से हटा दिया। बॉन्डी पिछले 1 साल से जस्टिस डिपार्टमेंट की कमान संभाल रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रंप उनसे खुश नहीं थे। खबरों के मुताबिक यह फैसला जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ी फाइलों को संभालने के तरीके को लेकर लिया गया। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि एप्स्टीन मामले की जांच और उससे जुड़े दस्तावेजों को ठीक से हैंडल नहीं किया गया। बॉन्डी उनके विरोधियों पर कार्रवाई करने में बहुत सुस्त रही हैं। जेफरी एप्स्टीन के मामले में उनकी भूमिका ने ट्रंप की नाराजगी को पहले से और ज्यादा बढ़ा दिया था, और इसी वजह से वो नाराज थे और उन्होंने सख्त कदम उठाते हुए बॉन्डी को पद से हटा दिया। बॉन्डी की विदाई और अब रैंडी जॉर्ज का जबरन रिटायरमेंट, इन दोनों ही मुद्दों ने अमेरिका की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन की खुली पोल की। तो एक रिपोर्ट ने चीन के उस झूठ की पोल खोल दी है जिसमें उसका कहना है कि देश की विकास दर तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन झूठ बोल रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने आर्थिक बढ़ोतरी को लेकर जो भी आंकड़े जारी किए हैं वो सरासर गलत है। साथ ही बताया गया कि देश की अर्थव्यवस्था को उसके बढ़ते खराब कर्ज और तेजी से बढ़ती उम्र वाली जनसंख्या से गंभीर खतरा है। जापानी समाचार साइट nippon.com ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी थिंक टैंक रोडियम ग्रुप के अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि 2025 में चीन की वास्तविक आर्थिक बढ़ोतरी 5% के सरकारी जीडीपी आंकड़ों के बजाय करीब 2.5 से 3% के करीब है। इस रिपोर्ट में कुछ चीनी विशेषज्ञों का भी हवाला दिया गया है जो ये मानते हैं कि देश फिलहाल मूल रूप से शून्य वृद्धि का सामना कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के आर्थिक भविष्य के रास्ते में 2 बड़ी बाधाएं हैं। पहली, विशाल खराब कर्ज, और दूसरी, कम जन्मदर और बढ़ती उम्र वाली आबादी के कारण बना उल्टा जनसंख्या पिरामिड। रिपोर्ट ने मुद्रास्फीति के संकेतों को भी उजागर किया है जो खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिखा रही है, और पिछले 3 सालों से वास्तविक बढ़ोतरी बताए गए आंकड़ों से काफी पीछे है। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया कि राजस्व में भी गिरावट आई है। 2025 में कुल सरकारी राजस्व में 1.7% की गिरावट का उल्लेख किया गया है, जो 2020 के कोविड-19 के झटके के बाद पहली बार घटा है। इस रिपोर्ट में सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर इकोनॉमिक स्ट्रेन के दिखने वाले संकेतों का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट ने यह तर्क भी दिया है कि चीन में ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो युवाओं में बेरोजगारी दर का अनुमान 40% से ज्यादा लगाते हैं। चीन की आबादी 2021 में अपने पीक से कम हो गई। 2025 में 7.92 मिलियन बच्चे पैदा हुए, जबकि 2018 तक ये 15 मिलियन थी। मीडिया हाउस ने चीन की खराब आर्थिक हालत का दोष राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आर्थिक मिसमैनेजमेंट पर लगाया, जिसमें उन्होंने मजबूत, बेहतर और बड़े सरकारी एंटरप्राइज को सपोर्ट किया और इन्वेस्टर्स को दबाया। यानी इस रिपोर्ट का दावा है कि चीन अपनी हालत को दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे मिट्टी की खुशबू की। तो बारिश की बूंदें जब मिट्टी पर गिरती हैं तो एक सोंधी सी महक हवा में घुल जाती है। ये खुशबू हमारे मूड को तरोताजा कर देती है, मन को झूमने पर मजबूर कर देती है, वो बचपन की यादें ताजा कर देती है। ये खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि कई कंपनियों ने तो मिट्टी की सोंधी खुशबू वाला इत्र ही लॉन्च कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खुशबू आखिर आती कहां से है? तो आइए जरा इसके पीछे के विज्ञान को भी समझ लेते हैं। विज्ञान की भाषा में इस सोंधी सी महक को पेट्रीकोर कहते हैं। ये खुशबू कोई जादू नहीं बल्कि कुदरत के कुछ छोटे छोटे कारकों की मेहनत का नतीजा है। मिट्टी के अंदर कुछ बहुत ही सूक्ष्म यानी न दिखने वाले जीव रहते हैं, और जब लंबे समय तक गर्मी पड़ती है और बारिश नहीं होती तो ये जीव मिट्टी के अंदर एक खास तरह का रस बनाकर इकट्ठा करते रहते हैं।
वहीं तेज धूप और सूखे से बचने के लिए पेड़ पौधे भी एक खास तरह का तेल छोड़ते हैं। जमीन और पत्थर इस तेल को स्पंज की तरह सोखकर अपने अंदर छिपा लेते हैं और जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, वो मिट्टी से टकराकर पानी के बहुत बारीक कण यानी एरोसोल हवा में उछाल देती है। इन उछलती हुई बूंदों के साथ मिट्टी में छिपा वो रस और पौधों का तेल भी हवा में घुल जाता है। बस यही वो महक है जो हमारी सांसों में बस जाती है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो इस खुशबू के आने का मतलब होता था पीने का पानी मिलना और चिलचिलाती गर्मी से राहत। इसलिए हमारा दिमाग आज भी इस महक को जीवन, ठंडक और खुशी का संदेश मानकर झूम उठता है। तो अगली बार जब बारिश की फुहारें पड़े और ये सोंधी सी खुशबू आए तो एक लंबी सांस ले और इस प्राकृतिक परफ्यूम की महक का आनंद ले। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।